आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं सामाजिक इतिहास के दूसरे टॉपिक भोजन एवं व्यंजन के इतिहास को। ठीक है, जो हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट्स एंड कुजिन। ठीक है, जो ये इतिहास है भोजन का इतिहास, इससे पहले हम लोगों ने खेल कूद के इतिहास को समझा था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लोगों ने लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन व्यंजन का इतिहास। ठीक है, अब भोजन क्या है, व्यंजन क्या है, ये आप लोगों को हम इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है, इतिहास पढ़ने का मतलब क्या कि शुरू में कैसा था और आज कैसा है, इन सभी का बीच का जो अध्ययन हम लोग करेंगे वही इतिहास कहलाएगा। ठीक है, तो भोजन क्या था समझिए। पहले जब मानव की उत्पत्ति हुई उस समय मानव के पास सबसे बड़ी समस्या थी उसकी पेट की समस्या। अपने पेट की आग को बुझाने के लिए इंसान जो भी खा सकता था वो इंसान खा जाता था। ठीक है, यहाँ तक कि पेड़ की टहनियों तक को इंसान खा जाता था। लेकिन आज के ज़माने में यदि हम पेड़ की टहनियाँ खाते हैं तो हमारा दांत क्या होगा, हाथ में चला आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि आज हमारे दांत जो है वो बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं, हमारे जबड़े जो है बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं, उतने कठोर चीज़ों को नहीं खा सकते। लेकिन उस समय तो खाने को कुछ था ही नहीं उनके पास, मतलब खाने को तो बहुत कुछ था लेकिन पता नहीं था कि वो खाएं तो खाएं क्या। ठीक है, इसलिए पूर्व पाषाण काल में खाना बनाने तो उसको आता था नहीं, खाना बनाने नहीं आता था, तो वो क्या खाते थे, कच्चा मांस और कंदमूल खाकर अपने पेट की आग को बुझाना उन्होंने सीख लिया। अब वो लोग क्या करते थे उस समय कि जो भी मिलता था, यानी आपको कंदमूल जो भी मिल गया जो कि मुलायम हो, खाने के लिए ठीक हो, वो इंसान लेकर खा लेता था या शिकार करके कच्चा मांस खाता था। ठीक है, अब नवपाषाण काल में खेती की खोज हुई। अब इस खेती के खोज में भी एक बहुत अच्छा और कहानी छुपा हुआ है, मैं आपको वो बतलाता चाहता हूँ। ठीक है, कहानी की खोज क्या हुई नवपाषाण काल में। देखिए, जब पूर्व पाषाण काल था उस समय का जो प्रचलन था वो शिकार करना था। ठीक है, जो पुरुष का दल था, पुरुषों का दल होता था, वो क्या करने जाता था, शिकार करने जाता था, और महिलाओं का दल ज़्यादातर महिला और बच्चे घर पर रहा करते थे, यानी गुफाओं में रहा करते थे। जो पुरुषों के द्वारा लाया गया चीज़ होता था वो महिलाएं अपने आपस में बांट चीट कर खाती थी। ठीक है, तो महिलाएं जो थी वो क्या करती थी, जब मतलब कि मान लीजिए कोई सेब है, आम है या कोई खाता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुठलियों को फेंक देते हैं। उसी प्रकार वो लोग गुठलियों को फेंक देते थे, क्योंकि गुठली तो खाएगा नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग खा जाया करते थे लेकिन कुछ लोग फेंकना शुरू किया। इतिहासकार ऐसा बतलाते हैं। ठीक है, कि जो खेती की खोज की वो महिलाओं ने की। कैसे हुई, तो उस समय क्या हुआ, जब फेंक दिया करते थे और उस समय के जो लोग होते थे वो यायावरी जीवन व्यतीत करते थे, यायावर की तरह रहते थे, आज यहाँ तो कल यहाँ। ठीक है, तो ज़्यादातर नदियों के किनारे लोगों ने बसना शुरू किया, क्योंकि नदी के किनारे क्या होता था, पानी मिल जाता था, उन्हें पीने के लिए पानी मिल जाता था। ठीक है, इसलिए नदियों के किनारे वो खाते थे और उसी तरह फेंक देते थे। और नदी के किनारे की मिट्टी क्या होती है, उर्वरा से भरी होती है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है। अब जब वो खाकर फेंकते थे वो चीज़ क्या होता था, एक नए बीज के रूप में काम करता था और एक नए पौधे की सृष्टि वहाँ पर होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार जब महिलाओं ने देखा कि हम जब जाते थे तो महिला ज़्यादा देखी गया, क्योंकि लड़की लोग का होता है ना, एक चीज़ को नोटिस बहुत जल्दी करता है। ठीक है, तो यहाँ भी लड़कियों में यह गुण देखने को मिला। ठीक है, पाषाण काल से ही ये गुण विद्यमान है कि लड़की लोग जो होता है वो नोटिस बहुत ज़्यादा करता है। यदि मान लीजिए आपका वो गाल का दाढ़ी पका हुआ है तो लड़की लोग पहले नोटिस कर लेगा कि दाल का दाढ़ी पका हुआ है। ठीक है, तो इस बात पर ज़्यादा नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो लड़कियों के पास ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और ज़्यादा देखती हैं। ठीक है ना, तो उस समय में क्या हुआ, लड़कियां जो थी, वो महिलाएं जो थी वो नोटिस की कि हम इसी जगह पर से गए थे। ठीक है, और अचानक फिर वही जगह पर आ रहे हैं तो नया नया पेड़ कहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को नोटिस किया। ठीक है, जब नोटिस किया तो पुरुष जब जाते थे तो महिलाएं उसको नोटिस कर चिन्हित कर वो सब बीज वहाँ पर लगाना स्टार्ट की। तब देखा कि इस प्रकार ये फसल उग रही है। धीरे धीरे नवपाषाण काल में यहाँ पर, जब उस समय नवपाषाण काल की सृष्टि हो चुकी थी, जो युग था वो बदल चुका था। अब लोगों के पास जागरूकता आ चुकी थी और खेती का आविष्कार वहीं से हुआ। अब लोग क्या करने लगे, पहले कच्चे मांस खाते थे, अब खेती करना शुरू कर दिए। जैसे ही लोगों ने खेती का आरंभ करना शुरू किया वैसे ही शिकार और कंदमूल खाना उन्होंने धीरे धीरे त्याग दिया। शिकार करना त्याग दिया क्योंकि अब तो वो खेती करते तो शिकार करने तो जाएंगे नहीं। ठीक है, कुछ लोग शिकारी बने और कुछ लोग खेती बन गए, यानी कृषक बन गए, किसान बन गए, और उन्होंने कंदमूल खाना पूरी तरह से छोड़ दिया। ठीक है, अनाज उगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अनाज उगाया। उसमें सबसे पहले पुरातन तत्वों के आधार पर बताया गया कि जो आदि मानव थे यानी नवपाषाण काल के प्रमुख फसलों में जो थे वो गेहूं, जौ, बाजरा की खेती
हुआ करती थी। अब लोग गेहूं, जौ, बाजरा ज़्यादातर उगाया करते थे और इन्हीं का सेवन अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए किया करते थे। ठीक है, इस प्रकार जो है भोजन की समस्या का अंत हो गया, जो भोजन था। अब बात करते हैं भोजन क्या है। भोजन वो चीज़ है जो आपके जब भूख लगे, वो भूख को मिटाने में काम करे, वो भोजन कहलाता है। ठीक है, तो भोजन होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है, उसमें न्यूट्रिशंस की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो आपका बॉडी विकास ज़्यादा अच्छे से होता है। ठीक है, तो भोजन जो है वो वही है, अनाज, गेहूं, जौ, बाजरा को खाना सेवन करना ही उनका भोजन था, जो कि उनके पेट की भूख को मिटा सके, यही है भोजन। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, अब दलहन और तिलहन की खेती का आरंभ हुआ। ठीक है, समय के उपरांत जो है लोग अब दलहन की खेती यानी दाल की खेती करने लगे और तिलहन यानी सरसों वगैरह की खेती, सोयाबीन की खेती करने लगे, जिसके कारण आगे चलकर इन सभी से तेल निकाला गया और दलहन से दाल हम लोग खाते ही हैं। ठीक है, तो अब क्या है, भू प्राकृतिक जलवायु संस्कृति का उसका प्रभाव पड़ा। इन सभी के खेती पे भू प्राकृतिक जलवायु और संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा। अब कैसे, भू प्रकृति कैसे, अब जगह जगह पर अलग अलग तरह की प्रकृति होती है। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा गर्मी होता है, कहीं पर ज़्यादा ठंडा होता है, तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वो लोग क्या करने लगे, फसलों का उत्पादन करने लगे। जो जलवायु है, तो मैंने वही प्राकृतिक जलवायु की है। ठीक है ना, उस समय का मौसम के अनुसार उन्होंने अपना अपना फसल स्टार्ट किया। संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा। कैसे, आप देखिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बात करते हैं तो उत्तर भारत के जो लोग होते हैं ज़्यादातर मांस खाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है ठंडी होती है और ठंडी में जो है सभी सामान नहीं मिल पाता है और शरीर को चाहिए न्यूट्रिशंस, और जो आपको शाकाहारी यानी आपको साग सब्जी में मिलेगा वो न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता, जिसके कारण उन्हें मांस का सेवन करना पड़ता है। इसलिए नॉर्थ जब जाइएगा, कश्मीर वहाँ पर लोग जो है मांस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और दक्षिण में जब जाइएगा वहाँ के लोग शाकाहारी होते हैं। ठीक है, बात समझिए। तो जो संस्कृति का भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। ठीक है, इस प्रकार शाकाहारी और मांसाहारी खाने का प्रचलन चलने लगा। ठीक है, मैंने बताया नॉर्थ के लोग कैसे मांसाहारी बन गए और साउथ के लोग कैसे शाकाहारी बन गए, और हम लोग जो मिडिल स्टेट में रहते हैं वो लोग दोनों ही हैं। ठीक है, हमारे पास दोनों ही है, हम मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी, हम लोग सर्वाहारी हैं। ठीक है, हम मांस भी खाते हैं और हम शाकाहारी भोजन भी ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर हम प्रेफर करेंगे आप लोगों से भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी खाने का सेवन करें, मांसाहारी खाने का सेवन ना करें, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा तो ज़्यादा होती है, जिसके कारण फैट ज़्यादा बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण आपको तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है, और डॉक्टर्स भी इस बात को प्रेफर करते हैं कि ज़्यादातर मांस मीट खाने से इस प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। ठीक है, और भी बहुत सारे रोग, नाना प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, तो शाकाहारी और मांसाहारी खाने का प्रचलन हुआ। अब देखिए, अब क्या हुआ, जब मांसाहारी खाने का प्रचलन हुआ, अब जो भारतीय हैं उनमें व्यंजनों के प्रकार में वृद्धि हुई। अब व्यंजन क्या हुआ, ठीक है, अब जब हम खाते थे तो उससे हमारा भूख मिटता था, लेकिन अब जो हम लोग खाते हैं वो हमारे टेस्ट के लिए है। ठीक है, टेस्ट के लिए कैसे, देखिए एक मोमो, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आज हम लोग चाइनीज़ फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, इंडियन फूड की तुलना में। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि चाइनीज़ फूड से ज़्यादा और अच्छा खाना होता है इंडियन फूड। और आज जब विदेशों में जाइएगा तो यही इंडियन फूड लाखों और हज़ारों रुपए में प्लेट के भाव में बिकता है। ठीक है, जैसे जिस समोसे को आप यहाँ 5 रुपये में खाते हैं, वही समोसा इंग्लैंड में 300 रुपये में बिकता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि इंडियन फूड की डिमांड वहाँ कितनी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और बाहरी सभ्यता हमारे ऊपर हावी है, और हम आज चाइनीज़ खाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडियन फूड्स की तुलना में। ठीक है, तो आज बात करते हैं, देखिए जो भारतीय व्यंजनों के प्रकार बने, जैसे आज हम लोग बात करते हैं, एक मोमो का डिस्को ले लेते हैं। ठीक है, एक मोमो जब हम लोग खाने जाते हैं, देखिए आपके पास बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक बॉइल्ड मोमो होता है, वेज मोमो होता है, चिकन मोमो, पनीर मोमो, फ्राइड मोमो। एक मोमो है, लेकिन उसके साथ में कितने सारे आइटम्स हैं मोमो के साथ में। चटनी ले लीजिए, उसके साथ चटनी में देखिएगा टमाटो सॉस देता है, सूप देता है, सूप में भी उसके बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में अगर मोमो ही खाना था तो नॉर्मल मोमो होता, लेकिन टेस्ट के लिए इसको अलग अलग वैराइटीज़ में कभी तल कर, कभी उसके अंदर पनीर भरकर, कभी उसके अंदर चिकन भरकर, कभी उसके अंदर वेजिटेबल भरकर, इस प्रकार मोमो को रेडी किया गया, क्योंकि लोगों को टेस्ट पसंद है, ना कि भोजन। ठीक है, तो भोजन के आधार पर क्या हुआ, धीरे धीरे व्यंजनों का आकार और मतलब वृद्धि होने लगा, धीरे धीरे सभी चीज़ें में विस्तार हुआ। आज हम लोग जो बिरयानी खाते हैं उसमें विस्तार है। ठीक है, कोई से एक फूड ले लीजिए, आलू की सब्जी ही ले लीजिए, आलू की सब्जी में देखिए आलू बैंगन, ठीक है, आलू पटर,
आलू आलू बरबट्टी, आलू कोहड़ा, आलू कटहल, ठीक है। आलू के साथ देखिए बहुत कुछ बनने लगा, तो वैरायटीज़ ही ना बढ़ी हमारे व्यंजन में, खाने की जो वैरायटीज़ बढ़ी। तो कहने का अर्थ यही है कि भारतीय व्यंजन में इस प्रकार क्या हुआ, धीरे धीरे टेस्ट के आधार पर व्यंजनों का विस्तार हुआ और वृद्धि हुई, ठीक है। विदेशियों के आक्रमण के बाद भोजन की आदतों और व्यंजनों का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा कि इतिहास गवाह है कि जब जब कोई हमारे ऊपर या कोई संस्कृति हमारे ऊपर आती है या हमारी संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति के ऊपर जाती है तो कुछ ना कुछ असर पड़ता है। और वैसे ही हमारे देश में बहुत सारे आक्रमणकारियों ने, विदेशियों ने आक्रमण किया तथा अपनी अस्थायी रूप से यहाँ निवास भी किया है, जिसके कारण उनकी जो सभ्यता के खान पान भी थे वो हमारी सभ्यता के साथ मिल गए और हम लोग वही खान पान इस्तेमाल करने लगे और एक दूसरे के खान पान शेयर करने के कारण हमारा टेस्ट भी बदला और हम लोग उनके आदतों का, और जो हम लोग भोजन क्या करते थे वो भोजन आज हम लोग भोजन क्या करते थे व्यंजन के रूप में आज हम लोग वो भोजन करते हैं। अब इसको 1 मिनट में समझते हैं, पूरी चीज़ आप लोग लिखेगा कैसे, ठीक है। ये तो पॉइंट के माध्यम से मैंने डिटेल्स में समझाया। अब आप सोचिएगा कि भैया तो इतना कुछ समझा दिए, अब इसको हम लिखेंगे कैसे। देखिए, लिखेगा कि भोजन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारा मानव समाज। इंसान के सब पास एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसकी पेट की आग। अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए, यानी भूख को मिटाने के लिए वो हर प्रकार की चीज़ें खा जाता था जिसे वो खा सकता था, ठीक है। पूर्व पाषाण काल में लोगों को खाना बनाने नहीं आता था, इसलिए वो कच्चा मांस और कंदमूल खाया करते थे। नवपाषाण काल में जब खेती की खोज हुई तो लोगों ने शिकार करना बंद कर दिया और कंदमूल खाना छोड़ दिया। उस समय वो लोग अनाज उगाने लगे और पुरातन तत्वों के आधार पर पता चला कि उस समय के लोग गेहूं, जौ, बाजरा जो की खेती किया करते थे, ठीक है। इस प्रकार भोजन की समस्या का अंत हो गया। भोजन की समस्या के अंत होने के बाद लोगों ने दलहन और तिलहन की खेती करना आरंभ किया और लोगों के जो जीव है उसमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट देखने को मिला। लोग जो थे भूप्राकृतिक जलवायु और संस्कृति पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा, यानी खेती पर भूप्राकृतिक जलवायु संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण लोगों में शाकाहारी और मांसाहारी खाने का प्रचलन चला और आगे चलकर भारतीय व्यंजनों के प्रकार में भी धीरे धीरे वृद्धि आई और आज हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ों को खाते हैं, ठीक है, व्यंजन के तौर पे। और विदेशी आक्रमण के बाद भोजन की आदतों पर व्यंजनों का प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ा, जिसके कारण आज हमारा समाज विदेशी खाने को ज़्यादा प्रचलन करता है और भारतीय खाने को भी प्रचलित है, लेकिन ज़्यादातर विदेशी खाने को प्रचलन देता है, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं भोजन के और भोजन और व्यंजन के इतिहास के बारे में। आई होप आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को लगता है कि इससे कुछ आपको नॉलेज मिल रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट एक अच्छे से ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे अपने कॉपी में। और चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे निष्पादित कलाओं के इतिहास के बारे में। जैसा कि इंग्लिश में बात करें तो हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। इस हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमें पढ़ना क्या है, निष्पादित कलाओं में होता क्या क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग को समझना चाहिए। निष्पादित कलाओं में देखा जाए तो ज़्यादातर संगीत होता है, ठीक है, संगीत होता है, नृत्य होता है, ठीक है, संगीत होता है, नृत्य होता है, नाटक होता है और चलचित्र होता है। क्या क्या होता है, संगीत होता है, नृत्य होता है, नाटक होता है और चलचित्र होता है। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ें हम निष्पादित कलाओं में यानी मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा निष्पादित कला में हमें पढ़ना किसके इतिहास के बारे में पढ़ना है, तो हमें संगीत, नृत्य, नाटक और चलचित्र के इतिहास के बारे में समझना है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निष्पादित कलाओं का जो विकास होता है नवपाषाण काल के आरंभ से होता है। जब नवपाषाण काल की शुरुआत होती है उस समय आपका निष्पादित कला यानी संगीत, नृत्य, नाटक और चलचित्र इत्यादियों का प्रचलन यानी देखने को मिलता है, शुरुआत होती है वहाँ से, ठीक है। पहले के जो लोग थे उस समय के लोग संगीत में रुचि यानी इंटरेस्टेड थे। उस समय के लोग संगीत सुनना ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। पुरातन तत्वों के आधार पर देखा गया कि उस समय के जो लोग थे हड्डी की सीटी, बांस की बांसुरी, ठीक है, हड्डी की सीटी, बांस की बांसुरी, सितार और ढोल इत्यादि का प्रयोग संगीत के बाजन में करते थे। जब कभी भी
बड़े बड़े मतलब प्रोग्राम होते थे उस समय के जगह पे लोगों के, तो उस समय जो लोग मतलब संगीत वादन करते थे वो हड्डी की सीटी, बांस की बांसुरी, सितारे, ढोल इत्यादि का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कि अगर सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 प्राचीन सभ्यताएं थी उस समय, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता पुरानी सभ्यता उतनी सभ्यता है जितनी कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता में उस समय खंजरी और वीणा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इस बात का पता उस समय के पुरातन तत्वों के आधार पर हम बता रहे हैं, ना कि अपने मन से बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या समझे, मिस्र में जो मिस्र था, ठीक है ना, मिस्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र होते थे, तो खंजरी और वीणा। ठीक है, खंजरी और वीणा जो है उस समय के वहां के वाद्य यंत्र थे। आई होप समझ पा रहे होंगे, खंजरी और वीणा जो है उस समय के वहां के वाद्य यंत्र थे। ठीक है, और आते हैं दूसरी बड़ी सभ्यता, इसका नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में जो लोग थे वो स्वतंत्र संगीत के प्रेमी थे। ठीक है, कैसे प्रेमी थे, तो स्वतंत्र थे। ठीक है ना, याद रखिएगा, स्वतंत्र संगीत। ठीक है, स्वतंत्र संगीत के प्रेमी थे मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग। मिस्र के क्या थे, खंजरी और वीणा के ज़्यादातर प्रयोग देखने को मिलता है, और इसमें संगीत वादक थे, यानी गायन प्रतियोगिताएं या गायन प्रचलन था मेसोपोटामिया में, क्योंकि वहाँ का जो लेख मिले उसमें ज़्यादातर गीत लिखे हुए थे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तीसरी बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो ज़्यादातर नृत्य को मतलब कि प्रेम करते थे नृत्य से। कैसे, तो जब उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई चली तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के जो खुदाई के दौरान ज़्यादातर नृत्यकी होती है उसकी मूर्ति मिली। इसके कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख जो कला थी वो नृत्य था। ठीक है, ये 3 कलाएं आप लोगों को मैंने प्राचीन काल से बताई। मिस्र में खंजरी वीणा संगीत के रूप में बजाया जाता था, मेसोपोटामिया में संगीत प्रचलन था, और सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य का प्रचलन था। पुरातन तत्वों के आधार पर यह बात बतलाई गई। ठीक है, जब विदेशियों का आगमन हुआ, विदेशियों का आगमन मतलब हमारे देश में मैंने बताया बहुत सारे विदेशी आए हैं। इन विदेशियों का जब आगमन हुआ तो हमारा जो ये निष्पादित कला है, यानी कौन सा कला, संगीत, नृत्य, नाटक और चलचित्र इत्यादि में ज़्यादातर विकास देखने को मिला। वर्तमान समय में इन सभी की प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक है, तो क्या उस समय के समय प्रतियोगिताएं नहीं होती थी, उस समय के मतलब काल में भी विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं होती थी। वहाँ के जो बड़े बड़े और मतलब आयोजन हुआ करते थे, पूजा पाठ हुआ करता था, उस समय संगीत और नृत्य को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था और लोग इसका ज़्यादा मनोरंजन करते थे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को जब वर्तमान समय में बढ़ाया गया तो वर्तमान समय में इनकी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं कि ये जो कला है ये विलुप्त ना हो पाए। भरतनाट्यम ले लीजिए, संगीत में बैरागी राग ले लीजिए, राग देखिएगा, संगीत में अलग अलग राग हैं, 7 सुर के जो राग हैं वो अलग अलग है। ठीक है, डांस में लीजिए हिप हॉप, पॉप, ठीक है, अलग अलग वैरायटीज निकले विदेशियों के आने के बाद। भरतनाट्यम हमारे भारत का पूरा प्राचीनतम नृत्य कला है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ और इन सभी को विलुप्त ना होने के लिए प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। ठीक है, प्रतियोगिताएं मतलब कैसी प्रतियोगिता, अगर हम डांस का बात करते हैं, देखिए आज आप लोग टीवी में बहुत सारे डांस कॉन्सर्ट के बारे में देखते हैं, प्रोग्राम के बारे में देखते हैं, जैसे कि डांस इंडिया डांस लीजिए, और आप चल नच बलिए देख लीजिए, और भी बहुत सारे डांस प्लस देख लीजिए। ठीक है, डांस प्लस देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे जो हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, या प्रतियोगिताएं जो करवाते हैं वो इन सभी प्रतियोगिताओं को करवा रहे हैं। ठीक है, सिंगिंग में लीजिए, सिंगिंग में अगर हम बात करें तो सिंगिंग में जूनियर आइडल, ठीक है, DID, ये DID तो डांस का है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, इंडियन आइडल ले लीजिए, ये सारे सिंगिंग कॉन्सर्ट है। ठीक है, पेंटिंग का भी होता है, नृत्य का भी होता है, नाटक का भी होता है। ठीक है, इस तरह धीरे धीरे क्या वर्तमान समय में इन सभी की प्रतियोगिताएं का प्रचलन देखने को मिला। ठीक, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव निष्पादित कलाओं पर देखने को मिलता है। जैसे जैसे समय बदलता है पाश्चात्य संस्कृति का एक प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। कैसे,
और जब विदेशियों का आगमन हुआ, पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर हावी हुई और इस प्रकार हमें जब संस्कृति में अलग अलग ढंग से देखे गए, तो डांस के फॉर्म में भी और संगीत के फॉर्म में भी देखा जाए तो धीरे धीरे बदलाव शुरू हो गया। ठीक है, विकास में क्रांति हुई। अब सब बदलाव होगा तो विकास ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। पहले के प्राचीनतम काल में रामायण और महाभारत जो थे वो उस समय के नाट्य मंचन के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। गांव गांव में, कस्बे कस्बे में रामायण और महाभारत का नाट्य मंचन करके लोगों का मनोरंजन किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार आज भी देखिएगा कहीं कहीं छोटे छोटे गाँव में जो रामायण और महाभारत के प्रचलन होते थे, कवियों द्वारा किए गए गीतों का। ठीक है, इससे पहले राजा महाराजाओं जो होते थे उसमें कवियों द्वारा कहे गए वीर गाथात्मक जो कविताएं होती थी उनको नाटक के द्वारा बरसाया जाता था। नेताओं द्वारा बताए गए जो संदेश होते थे या कोई नियम कानून आता था तो उसे हम लोग नाट्य माध्यम के माध्यम से गाँव में समझाया करते थे। आज भी यह नाट्य माध्यम है, लेकिन सिर्फ इसका जो रूप है वो डेवलप हो चुका है। आज जैसे अगर हमें किसी सरकार को किसी नियम को या किसी चीज़ को बताना होता है तो वो क्या करते हैं, न्यूज़ को बतलाते हैं। न्यूज़ में हम लोग वो सब सारी चीज़ें देखते हैं जिसके कारण हमें सरकार की नीतियों के बारे में समझ में आता है। वो सारी चीज़ें हम नाटक के माध्यम से नहीं, न्यूज़ जो है वो खुद एक नाटक बना देता है, जिसके कारण हमें उस चीज़ को समझने में और आसानी हो जाती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया उस समय नाट्य मंचन होता था रामायण और महाभारत का, किसके लिए, प्राचीनतम काल में ग्रामीण साइड के लिए। ठीक है, वर्तमान में थिएटर का निर्माण हुआ। वर्तमान समय में इन सभी को प्रचलन के लिए क्या किया गया, थिएटर्स का निर्माण किया गया, सिनेमा घरों का निर्माण किया गया, प्रसिद्ध पुस्तकों के नाट्य मंचन किए गए, प्रसिद्ध पुस्तकों का नाट्य मंचन किया गया। ठीक है ना। अब जैसे प्रसिद्ध पुस्तक जैसे कि बात करें अभी के वर्तमान काल में देखिए, तो वर्तमान काल में चेतन भगत की एक पुस्तक है जिसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, उसका पुस्तक का नाट्य मंचन यानी से मूवी बना। उस मूवी को आप लोगों ने देखा ही होगा। चेतन भगत की पुस्तक का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, उस हाफ गर्लफ्रेंड के नाम पर एक मूवी बना जिसका नाम रखा गया हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा। इसके पहले भी एक मूवी बनी थी जिसका नाम था हरिश्चंद्र, जिससे जो कि सिर्फ एक चलचित्र था, सिर्फ पिक्चर्स के माध्यम से उसे दिखलाया जाता था, उसमें बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ एक चलचित्र था। लेकिन भारत की पहली मूवी का नाम है आलम आरा। ठीक है, समझ में आया, भारत की पहली मूवी का नाम आलम आरा है। उसके बाद बात करें यूरोपीय मूवी के बारे में, तो जो यूरोप में मूवी बनाई जाती है उसे हॉलीवुड कहते हैं, जो भारत में हिंदी मूवी बनाई जाती है उसे बॉलीवुड कहते हैं। भारत जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे राज्य अपने अपने हिसाब से मूवी बनाते हैं। ठीक है, अपनी अपनी भाषा में, जैसे कि तेलुगु, तमिल, बंगला, भोजपुरी वगैरह बहुत सारे, कन्नड़ वगैरह वगैरह जो बहुत सारे भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं में मूवी बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो हिंदी है, इसलिए हिंदी की जो भाषा है जहाँ हिंदी की मूवी बनती है उसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिल्म जगत में सबसे बड़ा सम्मान जो है वो ऑस्कर पुरस्कार है। ठीक है, तो आपको यह बतलाना है कमेंट बॉक्स में कि किस भारतीय मूवी को, किस हिंदी मूवी को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को निष्पादित कलाओं के इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी मिल चुकी होगी। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। यदि आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो पीछे की वीडियो रिवाइंड करके एक बार जरूर देखिएगा, इसके कारण आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और अपनी कॉपी में अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर इसका परफेक्ट आंसर जो है कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये प्रथम चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपके टोटल 12 मार्क्स, कितने मार्क्स, 12 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 मार्क्स, ठीक है, ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 12 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक एग्जाम के लिए। ठीक है, ये 12 मार्क्स में आप 12 ला सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं वस्त्र विन्यास के इतिहास को, जो हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। देखिए, अब वस्त्र विन्यास का इतिहास जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है हमारे तरफ से। ठीक, वस्त्र विन्यास के इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उस जमाने में जब आदि मानव थे उस समय में जो कपड़े पहना करते थे और आज के ज़माने में जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, ये जो क्रम दर क्रम विकास हुआ, उसी इतिहास के बारे में हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, और इसको मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार इसको आपको लिखना है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा स्किप ना करें और पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। तो अगर हम बात करते हैं वस्त्र की, तो देखिए आदिकाल से लेकर अभी तक हम लोग कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और कपड़े पहनने का जो ढंग था उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, आज बहुत परिवर्तन आ चुका है। ठीक है, उस समय के जो लोग थे
उनको बोध नहीं था कि वो कपड़े पहने, इसलिए ज़्यादातर उस समय के लोग नंगे घूमते थे। लेकिन जब उन्हें धीरे धीरे यह पहचान हुई कि नहीं, हमें अपने तन को ढकने की आवश्यकता है, उस समय के लोग क्या करने लगे, पत्तों की छाल, पेड़ों की छाल तथा पत्तों से अपने बदन को ढकने लगे थे, ठीक है। और जो जानवरों की छाल होती थी उससे अपने बदन को ढकते थे। लेकिन जब नवपाषाण काल में धीरे धीरे आगे बढ़ा, खेती का आविष्कार हुआ, नवपाषाण काल में आकर वस्त्र बनाने की कला का आविष्कार उन्होंने किया। पुरातन काल में जो है वो पेड़ों के छाल और पत्ते से अपने बदन को ढका करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, कटाई बुनाई का आविष्कार इन्होंने किया। कटाई बुनाई क्या है, तो कपास के जो पौधे हैं उनको उगाने की खेती स्टार्ट करी। उसके बाद जो कपास उसको काटना, उसे रेसे बनाना, उस प्रकार का आविष्कार उन्होंने किया। चरखा का आविष्कार किया जिससे कपड़े बुना जा सकता है, ठीक है। तो चरखा यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो महात्मा गांधी को आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादा चरखा चलाते हुए। वही चरखा का आविष्कार उस समय नवपाषाण काल में हुआ था, जिसके कारण कपड़े बनाए जाते थे, ठीक है। पुरुषों और स्त्रियों के वस्त्रों में विभिन्नता थी। जैसे आज विभिन्नता है, वैसे ही उस जमाने में भी स्त्री और पुरुष के कपड़े में भिन्नता थी, ठीक है। मिस्र के सभ्यता के लोग अधोवस्त्र पहनते थे। जो मिस्र की सभ्यता है उस समय के लोग जो थे वो अधोवस्त्र पहनते थे, यानी एक लुंगी के टाइप का औरत और मर्द दोनों ही पहना करते थे उस समय के ज़माने के लोग, ठीक है। तो अधोवस्त्र किसे कहते हैं, तो कमर के नीचे के पार्ट जो होता है वो अगर ढका रहता है तो उसको अधोवस्त्र कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऋतु के अनुसार अपने कपड़ा पहना करते थे। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मानसिकता इतनी ज़्यादा विकसित थी और इतने ज़्यादा ये लोग विकसित सभ्यता थी कि यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर देखा जाए तो ऐसे मतलब कपड़े पहनते थे जो ऋतु के अनुसार थे, ठीक है। इस समय यहीं पर देखा गया कि जो कपड़े थे वो रंगे हुए पाए गए, यानी ये लोग कपड़े जो थे वो रंग कर पहनते थे। मिस्र की सभ्यता में ऐसा देखा नहीं गया। मिस्र के ज़्यादातर कपड़े सादे हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में बात करूँ तो ऋतु के अनुसार उन्होंने कपड़ा पहनना शुरू किया। और उस जमाने में, ठीक है, पहले के ज़माने में 3 प्रकार के कपड़े ज़्यादातर पहना जाता था। एक है अधोवस्त्र, अधिवस्त्र, पेशम, ठीक है। अधोवस्त्र, अधिवस्त्र और पेशम का जो था कपड़ा पहनने का प्रचलन था, ठीक है। पुरुष जो थे वो पगड़ी और शाल पहना करते थे। पुरुष वर्ग है वो ज़्यादातर पगड़ी पहनते थे और कंधे पर एक शाल लिया करते थे, ठीक। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो अब आप बात करें उस समय के लोगों का, तो कपास, ऊन और रेशम के कपड़े ज़्यादातर लोग उस समय के पहना करते थे, ठीक है। क्या पहनते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, तो कपास, ऊन और रेशम, ठीक है। ये तीनों के कपड़े ज़्यादातर उस समय के लोग पहना करते थे। जो ऊंचे वर्ग घराने के होते थे वो इस प्रकार के कपड़े, इन सभी चीज़ों से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। तो पुरुष जो पगड़ी पहनता था, शाल पहनते थे और कपास, ऊन के रेशम का प्रयोग करते थे। उस जमाने में हमें पता चलता है कि जो कपड़े थे वो रंगे हुए होते थे, यानी रंग कर कपड़े पहना करते थे। यानी किस सभ्यता के लोग, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। याद रखिएगा। वर्तमान समय में औद्योगिक क्रांति आई। जब औद्योगिक क्रांति आई, कल कारखानों का आविष्कार हुआ, ठीक है, मशीनों का आविष्कार हुआ, उद्योगों की स्थापना होने लगी। उद्योगों की स्थापना होने के कारण क्या हुआ, कपड़ों की जो दुनिया है उसमें एक अलग सी बाढ़ सी आ गई। मतलब अलग अलग तरह के कपड़े इंसान पहनने लगे, ठीक है। लोगों पर धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भू प्राकृतिक, जलवायु का प्रभाव पड़ा। जो लोगों के कपड़े पहनने का जो ढंग था उस पर धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भू प्राकृतिक, जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। कैसे भाई, तो जो धार्मिक है, अगर धार्मिक की बात करें तो कपड़े देखिएगा अलग अलग धर्म के अलग अलग कपड़े हैं, ठीक है। जैसे अगर हिंदू की बात करें तो देखिएगा ऑरेंज कलर के कपड़े, ठीक है। इस्लाम की बात करें तो हरे रंग के कपड़े, अगर हम क्रिश्चियन की बात करें तो व्हाइट कलर के कपड़े। ऐसे ही बहुत सारे कपड़े धार्मिक रूप में देखा जाए तो कपड़े थे। सांस्कृतिक यानी संस्कृति के अनुसार अपने अपने कपड़े, ठीक है। आर्थिक, अब आर्थिक की बात कैसे की जाए, तो जब औद्योगिक क्रांति आई तो कपड़े बनाने की जो क्रांति, कपड़े के जो विस्तार हुआ उसमें देखा जाए तो आर्थिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे निचले तबके के लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वो अच्छे कपड़े पहन सके। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए नॉर्मल कपड़े बनाए गए। और आज भी देखा जाए तो वैसे ही परिस्थिति है। आर्थिक हिसाब से इंसान कपड़े अपना खरीदता है। भू प्राकृतिक जलवायु यानी क्या, अगर मान लीजिए उत्तर का में से भी ठंडा है, ठीक है, तो वहाँ के लोग क्या पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं। यही दक्षिण के लोग क्या पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जिसके कारण उनको गर्मी थोड़ा कम लगे, ठीक है। इस प्रकार जो है जलवायु के अनुसार वो लोग कपड़े पहनना सीख गए। पहले भी सीखते थे, ऐसा बात नहीं है पहले नहीं पहनते थे, लेकिन अभी के जो
मॉडर्न युग है, मॉडर्न युग के अनुसार कपड़े जो है वो पहनना शुरू हो गया। ठीक है, एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति के मिलने से परिवर्तन। इतिहास गवाह है, मैंने हर बार बताया कि जब कोई संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति के साथ मिलती है तो उसमें अपने कुछ ना कुछ छाप छोड़ देती है। ठीक है, तो हमारी भी संस्कृति जिस संस्कृति के साथ मिली उसने अपनी अहम छाप छोड़कर आई है, और भारतीय संस्कृति पर आज पाश्चात्य संस्कृति हावी है और हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति हमारे संस्कृति का एक कैंसर के रूप में दिखलाई देती है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति को पहचानना चाहिए और अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पाश्चात्य संस्कृति को। ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति को हमें छोड़ना होगा। एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति पर क्या परस्पर प्रभाव डालती जा रही है, और आज के दौर पे हम बात करें तो लोगों की क्षमता के अनुसार कपड़े पहनने लगे हैं। यानी लोग जो है, यानी गरीब है अमीर है, ठीक है, वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो कपड़े पहनने लगे। ठीक है, आई होप आप लोग इन पॉइंट के माध्यम से वस्त्र विन्यास के इतिहास को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर समझाना कोशिश करूंगा कि देखिए, नवपाषाण काल में वस्त्र बनाने का आविष्कार हुआ। इससे पहले लोग कपड़े पहनना मतलब कपड़े बनाना नहीं जानते थे, इसलिए अपने तन को ढकने के लिए न पेड़ों के छाल और पेड़ों के पत्तों से का इस्तेमाल किया था। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते समय में कटाई बुनाई का आविष्कार हुआ, चरखा का आविष्कार हुआ, जिसके कारण लोग जो हैं वो कपड़े बनाकर या बुनकर पहनना शुरू किए। ठीक है, उस समय के लोग जो थे, पुरुष और स्त्री में कपड़ों की भिन्नता थी, यानी वस्त्रों की भिन्नता थी। उस समय के मर्द और स्त्रियां दोनों ही अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते थे, लेकिन दोनों ही अधोवस्त्र पहना करते थे। ठीक है, मिस्र की सभ्यता के लोग जो थे वो अधोवस्त्र पहना करते थे, यानी लुंगी की तरह का एक कपड़ा होता था जो कि वो पहना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऋतु के अनुसार कपड़े पहनते थे, यानी गर्मी में हल्के कपड़े और ठंडी में मोटे कपड़े पहना करते थे। और इसी सभ्यता के लोगों को पता चला कि रंग कर कपड़े वो लोग पहनते थे, यानी इनकी सभ्यता क्या थी, विकसित सभ्यता थी। उस समय के जो लोग थे वो 3 प्रकार के कपड़े ज़्यादा पहनते थे, अधोवस्त्र, अधिवस्त्र और पेशम का उस समय का प्रचलन था। यानी 3 प्रकार के कपड़ों का उस समय प्रचलन था। पुरुष वर्ग जो था वो पगड़ी पहनता था और शाल पहनता था। उस समय के लोग कपास, ऊन और रेशम के कपड़े पहना करते थे, और जो कपड़े हुआ करते थे वो रंगे हुआ करते थे। ठीक है, वर्तमान समय में जब औद्योगिक क्रांति आई और उद्योगों की स्थापना हुई तो कपड़ों का क्षेत्र था उसमें एक विशाल विस्तार सा आया, और लोग जो हैं वो और लोगों के कपड़े पहनने पर धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भूप्राकृतिक जलवायु का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लोग अपने धार्मिक धर्म के अनुसार अपने कपड़ा पहनने लगे, सांस्कृतिक के अनुसार उन्होंने कपड़ा पहनना शुरू किया, अर्थनीति आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्होंने अपना कपड़ा चयन करना शुरू किया और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्होंने कपड़ा पहनना शुरू किया। इतिहास गवाह है कि एक देश की संस्कृति जब दूसरे देश की संस्कृति के साथ मिलती है तो एक अहम छाप छोड़ती है। उसी प्रकार भारतीय सभ्यता पर भी अनेकों संस्कृतियाँ आई और अपनी अपनी कुछ ना कुछ छाप छोड़ी है। हमारी सभ्यता पर आज पाश्चात्य सभ्यता की छाप छूट गई है और जिसे हमें ही दूर करना है। ठीक है, लोग अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े पहनने लगे, लेकिन आज के ज़माने में क्या है, लोग जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने वस्त्र विन्यास के इतिहास को समझा और इस प्रकार आप लोग अपने कॉपी में इसे लिखिएगा सजा कर। ठीक है, ये पॉइंट है, इसे आप लोग स्टोरी की तरह अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, जिसके कारण आपको इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी और एग्ज़ाम में आप इसे आराम से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके टोटल 12 नंबर पूछे जाते हैं, 12 मार्क्स के आ सकते हैं MARKS। ठीक है, 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कैसे कैसे पूछे जाएंगे तो मैं बता देता हूँ। 1 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी टोटल 4 नंबर 2 × 2 करें, 1 × 2 करते हैं। ठीक है, और 1 नंबर के और आपके 2 क्वेश्चन होंगे 2 और 1 नंबर के 4 होंगे 4, टोटल जोड़ा जाए तो 12 नंबर का आपका इस क्वेश्चन से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट हमारे तरफ से है कुछ 4-5 मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जो मैं VVI बताऊंगा वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, इस साल माध्यमिक 2023 के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो वस्त्र विन्यास के इतिहास से या वस्त्र विन्यास का इतिहास इस बार के लिए VVI है, इसलिए आप लोग इसे अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करें और इसे जरूर लिखें। ठीक है, आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक को समझेंगे बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से। ठीक है, यदि आप लोगों को कुछ भी समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिसके कारण
वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।